मित्रों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर का मेरा उद्देश्य है कि फूको, मिशेल फूको के बारे में हिंदी में अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बताना। एक छोटे वीडियो में बहुत सारी बातें तो शेयर नहीं की जा सकती और फूको जैसे कॉम्प्लिकेटेड, जटिल विचारक के बारे में सब कुछ समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे आशा है कि मैं कुछ कंसेप्ट फूको के ये मूल रूप से वो क्या कहना चाहता था इस बारे में आपको कुछ बता सकूं। और अगर मैं अपनी बात को ठीक से आप तक कन्वे कर पाया तो मैं इसको अपनी सफलता मानूं। मैंने इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, करीब 20 स्लाइड्स हैं, और उनके सहारे से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का जो टारगेट पॉपुलेशन है वो बीए, एमए के स्टूडेंट्स और पीएचडी के भी वो स्टूडेंट्स जो कोर्स वर्क के दौरान कुछ एडवांस थ्योरी या पोस्ट मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थॉट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनको एक स्पष्ट रूप से फूको के बारे में बताना है। और आगे चल के अगर आपका फूको में इंटरेस्ट हुआ तो आप उन कतिपय कंसेप्ट को जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनके बारे में और गहराई से जान सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रेजेंटेशन का टाइटल भी मैंने यही रखा है कि फूको क्या नया कहना चाहता था। फूको को आप उन विचारकों में शामिल कर सकते हैं जिनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, पोस्ट मॉडर्न, पराआधुनिक। और फूको अपने आप में उसका उसका जीवन, उसके विचार बड़े यूनिक विचार। और चूंकि मैं स्वयं इन पराआधुनिक विचारों से अधिक प्रभावित हूँ, तो और मुझे लगता है कि आज के समाज के लिए, आज के भारत के लिए, आज के विश्व के लिए हमारे विद्यार्थियों को ये पराआधुनिक विचार ठीक से समझने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया। और शुरू में ही मैंने एक ये वाक्य लिखना महत्वपूर्ण समझा जिससे आप फूको के बारे में ठीक ठीक से समझ भी सकते हैं। क्रांति केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं। आज क्रांति की आप इतनी आवाज सुनते हैं, तरह तरह की क्रांतियां हो रही, दुनिया में क्रांतियां हो रही, भारत में भी बहुत सारे विद्रोही और क्रांतिकारी वर्ग हैं। और फूको के हिसाब से क्रांति का अर्थ क्या होगा? क्रांति केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं, अपितु शासकों की उन सत्य संबंधी मान्यताओं, व्यवहारों के विरुद्ध जो शासित की भी मान्यता है। फूको का पूरा केंद्र विचारों पे है और किस प्रकार के विचार किस प्रकार की सत्ता को जन्म देते हैं और किस प्रकार से सत्ताएं परिवर्तित होती रही हैं और उनके पीछे विचार किस प्रकार से परिवर्तित होते रहे हैं। बदलती हुई विचारधारा और बदलती हुई सत्ताओं के बीच का क्या संबंध है, फूको इसी विषय पर केंद्रित करता है। कुछ उदाहरणों से और किन किन मुख्य विषयों पर फूको ने ध्यान दिया, उनकी सहायता से आपको ये बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगी। एक ही स्लाइड में मैंने सोचा पहली स्लाइड में आपको ये बता दूं कि फूको की मेन मुख्य मुख्य बातें क्या है। फूको का ह्यूमनिज्म में विश्वास खत्म हो गया। फूको कहता मनुष्य मर गया है। और फूको इस बारे में जाना भी जाता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला व्यक्ति था, पहला दार्शनिक था जिसने ये उद्घोषणा की कि मनुष्य मर गया है। इसका क्या अर्थ है ये अभी हम आगे देखें। मनुष्य पर
मनुष्य क्यों मर गया है? क्योंकि मनुष्य पर सत्ता का और अनुशासन का संपूर्ण नियंत्रण है। ये अनुशासन कहाँ से आता है? अनुशासन सत्ता से आता है, अनुशासन ज्ञान से आता है, सत्य संबंधी मान्यताओं से आता है, विश्वासों से आता है। और जो राज्य सत्ता जिस प्रकार की पॉलिसीज, प्लानिंग, जो सर्वेज, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, जो नीतियां अपनाती हैं, वो एक विशेष प्रकार के अनुशासन को जन्म देती है। और फूको कहता है कि इस स्थिति का प्रतिरोध करना है। प्रतिरोध फूको के साहित्य में एक प्रमुख कंसेप्ट बन के उभरता है, लेकिन ये प्रतिरोध मार्क्स के वर्ग संघर्ष वाले प्रतिरोध से काफी अलग। और ये प्रतिरोध हर तरीके से करना है, हर संभव तरीके से करना है, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, लेखन से, स्पोर्ट्स से, फिल्म से, मीडिया से, हर प्रकार से, हर संभव तरीके से प्रतिरोध करना है। ध्यान रखिए कि सत्ता के विरोध के लिए सत्य के प्रभावशाली संवाद को निरस्त करना है। माने एक ही समय पे सत्य के अनेक संवाद उपस्थित हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, पराधुनिक या पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट स्ट्रक्चरल वो लोग हैं जो एक यूनिवर्सल, इसेंशियल, सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानते, और ये मानते हैं कि सत्य के केवल इंटरप्रिटेशन है, और विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में विभिन्न प्रकार के सत्य का कंस्ट्रक्शन, निर्माण होता है। उनमें एक संवाद सत्ता का भी। तो सत्ता का विरोध करने का मतलब ये होगा कि सत्य के उस संवाद को रिजेक्ट करना, निरस्त करना, जो कि सत्ता से आता है, और विरोध करना, हर प्रकार से विरोध करना। मतलब जो भी आपके पास हथियार हो, उन सत्य संबंधी मान्यताओं के विरोध में जो सत्ता द्वारा स्थापित किए गए हैं, उन सब का प्रयोग करो। सत्य के नए संवाद के वंचितों, कलंकितों, अशक्त, रोगियों, पागलों और समलैंगिकों के सत्य संबंधी संवादों से निकल सकने की संभावना है। अब ये जो सत्य के अल्टरनेटिव डिस्कोर्सेज हैं, जो वैकल्पिक संवाद हैं, जो सत्ता के संवाद को चुनौती देते हैं, वो आते कहाँ से? तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से तो वो सर्वहारा वर्ग से आते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं, इनके हिसाब से समाज में सीधे सीधे पूंजीपतियों और सर्वहारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ। और फूको का पूरा ध्यान वंचितों की लड़ाई पर, कलंकितों की, स्टिग्मेटाइज, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, जिन लोगों के खिलाफ तरह तरह के कलंक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो खुद भी एक कलंकित व्यक्ति था, और इसलिए कलंकितों के दृष्टिकोण से वो सत्ता के संवाद को अच्छी तरह देख सकता था। अशक्त, रोगियों, पागलों और समलैंगिक खुलकर, लेकिन ये भी है कि कोई खुलकर उसने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया कि ये लड़ाई कैसे होगी, कैसे होनी चाहिए। उसने खाली ये कहा कि सत्ता के सत्य संबंधी संवाद को रिजेक्ट करना है और लड़ना है, और कैसे लड़ना है इसके बारे में कोई प्रेस्क्रिप्शन, कोई पर्चा उसने नहीं लिखा। आपको अपने ढंग से अपनी अपनी स्थितियों में सत्ता से लड़ाई करें। एक उदाहरण से बात शुरू कर सकते हैं कि आलोचना का अर्थ ये कहना नहीं है कि जो चीजें उपस्थित हैं वे गलत, बल्कि ये दिखाना कि वे किस प्रकार स्वीकृत मान्यताओं और व्यवहारों पर निर्भर है। वो मान्यताएं, वो असम्पशंस जो समाज में स्वीकार किए जाते हैं, उनको स्वीकार करने से ही ये सत्ता में बनी हुई है।
इसको समझना है, इस विचार को समझना है। हमें सामाजिक सत्य को एकमात्र सत्यता की पवित्रता से मुक्त होकर, जो हम अधिकांश लोग ये गलती करते हैं कि जो हमको बताया गया ये सत्य है, उसको हम एक प्रकार से पवित्र मान लेते हैं कि हाँ यही एकमात्र सत्य है। तो उसकी पवित्रता से मुक्त होकर ये मानना बंद करना होगा कि विचार जो मानव जीवन और संबंधों के लिए आवश्यक हैं वे सतही हैं, अर्थात अनदेखा करने योग्य नहीं है। तो पूरी तरह से फोको विचारों पर केंद्रित करता है। फोको था कौन? मिशेल फोको के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और जब तक हम उसके बैकग्राउंड के, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उसके विचारों को समझना, जो काफी जटिल विचार। कम से कम प्रारंभ में या शुरू के लेक्चर में या शुरू का पेपर जब आप फोको को पढ़ते हैं तो आपको काफी कठिनाई हो सकती है उसको समझने। यहाँ फूको की पृष्ठभूमि पे हम ध्यान दें तो फूको का जन्म 1926 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1984 में। वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था और विचारों का इतिहासकार था और साहित्यिक समालोचक भी था, सब कुछ था। ये मैं अपने समाजशास्त्र के विद्यार्थियों से कहना भी चाहता हूँ कि ये लोग जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे या जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं लेट 20th सेंचुरी के, इन्होंने खाली किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं किया। ये स्पोर्ट्स में भी नॉलेज रखते थे, फिल्म्स में भी नॉलेज रखते थे, लिटरेचर में भी नॉलेज रखते थे, और समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सब तरह की चीज़ों में इन लोगों का इंटरेस्ट था। तो हम जबकि जैसे हमारे यहाँ जो समाजशास्त्री होते हैं तो वो क्या करते हैं कि खाली समाजशास्त्र विषय को ले लेते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं खास एरिया में और अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। जबकि ये यूरोपियन समाजशास्त्री, उन्होंने अपने को सभी प्रकार के साहित्यों से और सभी प्रकार के नॉलेज से अपने को संबंधित रखा। जिस फूको का प्रारंभिक अध्ययन ट्यूनीशिया में और फ्रांस में हुआ, और ये एक अथॉरिटेरियन फिजिशियन का बेटा था, बहुत ही ब्रिलियंट था, शुरू से ही ब्रिलियंट था, और अपने समय का एक महानतम दार्शनिक, इसको आप कह सकते हैं अपने समय का एक महानतम दार्शनिक और बुद्धिजीवी था, और समलैंगिक था। और समलैंगिक होने की वजह से उसे आजीवन सामाजिक आक्रमण का सामना करना पड़ा। अनेकों बार फ्रांस से पलायन के बाद भी वो इस कलंक से, होमोफोबिया से परेशान रहा। और संभवतः जैसा कि कहा जाता है, उस समय तक ये टेस्ट, HIV टेस्ट उतने डेवलप नहीं थे, लेकिन जब कहा जाता है तो संभवतः वो उसकी मृत्यु भी HIV एड्स से थी। फूको भावनात्मक रूप से अत्यंत तंग व्यक्ति था और गहरी डीप और प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के लिए वो नशीली दवाओं पर निर्भर करता था। तो वो असामान्य, जो तथाकथित परिभाषाएं थे सामान्य होने की, वो फूको पे लागू नहीं होती थी। वो एक असामान्य व्यक्ति था, उसके साथ कलंकित था, असामान्य था, और इसलिए वो दुनिया को एक अलग तरीके से देख सकता। मैसो वो परपीड़न और स्वपीड़न कामुकता से ग्रसित था। शैडो मैसोचिस्टिक एक्टिविटी का प्रशंसक था, खुल के उसने इन बातों की प्रशंसा की, और अपनी पहचान के लिए वो निरंतर संघर्षरत था। थोड़ा सा वामपंथी था, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी था और विभिन्न वाम दलों, लेफ्टिस्ट पार्टीज का मेंबर भी था, किंतु वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के प्रिंसिपल से सहमत नहीं था। संरचनावादी था, जो ये मानता था
कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना है हमारी चॉइसेस, हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन, उनकी व्याख्याओं को प्रभावित करता है। एक तरह से ये आइडिया एजेंसी के या अभिकर्तृत्व के आइडिया के विपरीत था, लेकिन ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड कि फूको ऐसा मानता। और ज्ञान के धनात्मक अवचेतन, वो अनकॉन्शियस लेवल पर जो सत्ता हमारे भीतर घुसी हुई है, उसकी धनात्मक समझ वो किस प्रकार से हमारे भीतर घुसी हुई है और उसका प्रतिरोध किस प्रकार से संभव है, इसको समझना चाहता था और लोगों से बताना चाहता था। फूको पॉजिटिविज्म का एक प्रबल आलोचक था और जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य मर चुका है का उद्घोषक था। अगर नीत्शे ने ये कहा था कि गॉड इज डेड, तो फूको को हम जानते हैं ये कहने के लिए कि मैन इज डेड। मैन इज डेड के साथ मैन की यूनिवर्सल समझ, उसके ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन एज सम काइंड ऑफ यूनिवर्सल प्रोसेसेस और कंप्यूटर मॉडल और श्वेत श्याम सत्य की समझ, वो सब कोलैप्स कर जाते। फूको ने एक समलैंगिक के दृष्टिकोण से विषम लैंगिकता के मानदंडों पर दृष्टिपात किया। एक होमोसेक्सुअल या एक गे के पर्सपेक्टिव से ये हेट्रोनॉर्मेटिविटी की दुनिया कैसी है, इसकी मान्यताएं क्या है और किस तरह से इसका समाज पर कड़ा नियंत्रण है, उसको वो ठीक ठीक से देख सकता था। मानव समाज और जीवन पर नियंत्रण की प्रणालियों किस किस प्रकार से आज मनुष्य नियंत्रण में ले लिया गया है, उसके प्रकारों की खोज करना फूको का उद्देश्य था। फूको ने अपराध विज्ञान पर लिखा, लैंगिकता पर लिखा, लैंगिकता पर सबसे बाद में लिखा, मनोचिकित्सा पे लिखा, सामाजिक सुरक्षा के पीछे छुपे हुए विचारों के बारे में लिखा, मान्य सत्यों का विश्लेषण किया और प्रतिक्रियावादी और विरोधियों के बीच एक प्रकार की समानता को वो देख पाया। लेकिन उसने कोई, जैसा मैंने कहा, कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया कि इस प्रकार से हम सत्ता को हटाने में सक्षम हो सकते हैं या ये विचार है जिनसे कि आप सत्ता के साथ लड़ सकते हैं। आपको लड़ाई के अपने अपने तरीके खोजने पड़ेंगे। उसका साहित्य बहुत ज्यादा है, बहुत ही उर्वर लेखक था फूको। 1961 में उसकी हिस्ट्री ऑफ मैडनेस आई। 1963 फूको इस बात को ठीक से समझ पाया कि जिसको हम पागल कहते हैं, वो पागलपन क्या है और पागलपन की समझ समय के साथ किस किस प्रकार से बदली है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पागल की समझ क्या थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पागल की समझ क्या है, आज पागल की समझ क्या बन रही है। और बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, जिसमें कि वो डॉक्टर पेशेंट के बीच के संबंध और किन मान्यताओं पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति निर्भर है और किस प्रकार से आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने मनुष्य को अपने जाल में जकड़ लिया। और 1966 में फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, 1975 में डिसिप्लिन एंड पनिश और 1976 में अंत में वो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को अधिक गहराई से अध्ययन करने बैठ गया। और अगर वो और जीवित रहता तो हो सकता है कि वो इस विषय में और आगे काम करता। इसके अलावा बहुत सारे लेख हैं और कई किताबों की प्रस्तावना भी मिशेल फूको ने लिखी। फूको के हिसाब से समाजशास्त्रीय समस्याओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या क्या है? वो है सत्ता के विभिन्न स्वरूपों और प्रकारों का गठन किस प्रकार से होता है।
पुनर्जागरण काल, जिसको हम रेनेसा कहते हैं, रेनेसा से वर्तमान काल तक आधुनिक संस्थाओं की उत्पत्ति, आधुनिक संस्थाएं में उसका विशेष इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल में, जेल में और स्कूल में, क्योंकि ये वो तीन प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके डिस्कोर्सेज ने मनुष्य को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखा है। तो इनके बारे में उसने चिंतन, वर्तमान और उपलब्ध ज्ञान किस प्रकार अतीत से आकार प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक दिन में परिवर्तन हो जाता हो। तो आज के जो हमारे सत्य हैं, वो कल जो लोगों के सत्य थे, कल के समाज के जो सत्य थे, उससे कुछ कुछ प्रभावित हैं। सोशल साइकोलॉजी में एक सोशल रिप्रेजेंटेशंस का कंसेप्ट है जो कहता है कि हमारे आज के बिलीव्स, वैल्यूज, असम्पशंस, थॉट्स बहुत ही पुराने संकेतों, बिलीव्स, थॉट्स में एंकर्ड है। ऐसी कुछ बात फूको भी कह रहा है। सत्ता बदल रही है और ज्ञान भी बदल रहा है, लेकिन वो आज का ज्ञान किस प्रकार से पुरातन ज्ञान से आकार प्राप्त करता है, ये मिशेल फूको देखना चाहता है। और इसको उसने कहा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। लिंग की गतिशील परिभाषा, लिंग की शक्ति लैंगिक संबंधों के व्यवहार पर आधारित है। जो हमारी लिंग की समझ है, सेक्स की समझ है, वो फूको ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे ज्ञान है, जो हमारी समझ है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो हमारे व्यवहारों के साथ दोनों दिशाओं से जुड़ी हुई। मतलब हमारी मान्यताओं से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है और वर्तमान के व्यवहारों से, हमारे व्यवहारों से, समाज के व्यवहारों से, समाज में प्रचलित रीति रिवाज और व्यवहारों से हमारी मान्यताएं या हमारी सत्य का गठन प्रभावित होता है। फूको ने ये बताया कि जहां सत्ता ज्ञान को प्रभावित करती है, वहां ज्ञान भी सत्य को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि ये विचार बिल्कुल नए थे, लेकिन फूको के साहित्य में ये नए रूप से प्रकट हुए हैं। सत्ता ज्ञान को प्रभावित करती है, तो सोशल स्ट्रक्चर और या क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस, organizations of society according to forces of production, means of production, ये कैसे कॉन्शियसनेस को प्रभावित करते हैं। मानव और ज्ञान में एक संबंध है, ये बात तो मार्क्स कह चुका था। वेबर ने इसका दूसरी इसके विपरीत कहा है कि कैसे हमारी थ्योरिसी या हमारा ज्ञान या हमारी धर्म संबंधी मान्यताएं समाज में संगठन को जब प्रभावित करती है या नए संगठनों को जन्म देती है। धर्म संबंधी विचारों का परिवर्तन नई नई प्रकार के संगठनों और सत्ताओं को जन्म देता है, ये वेबर ने कहा। और फूको इन दोनों कनेक्शंस को, दोनों संबंधों को ठीक ठीक से समझना चाहता है और सत्ता को गहराई में समझता है, ज्ञान को गहराई में समझता है, और कैसे पावर इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, इस बात को वो गहराई से विचारों के स्तर पर समझना चाहता है। सत्य के प्रचलित संवाद उनमें अंतर्निहित सत्ता के ढांचे के जीवित रहे बिना जीवित नहीं रह सकते। आज जो हमारे समाज में सत्य के बारे में मान्यताएं हैं, भारत क्या है, भारत का इतिहास क्या है, सही लैंगिक संबंध क्या है, और विकास का अर्थ क्या है, गांव शहरों के किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, धार्मिक संघर्ष क्यों है, तो इनके बारे में कुछ मान्यताएं हैं। फूको के हिसाब से ये सारी मान्यताएं, ये सारे संवाद, इसको आप वर्तमान में कौन सत्ता में है, किस किस प्रकार की
ताकतें प्रभाव में हैं, उनसे जोड़कर ही देख सकते हैं। और सब ये जो हमारी मान्यताएं हैं, अगर हम अपने आप से पूछें हमारी क्या मान्यताएं, हमारे क्या विश्वास हैं, हम किन चीजों को सही मानते हैं, जीवन का आदर्श क्या है, ईश्वर क्या है, और एक अच्छा जीवन क्या है, भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध हो, तो ये जो हमारी समझ है, इसका कहीं ना कहीं संबंध इस बात से है कि आज सत्ता में कौन है, अब वो किस प्रकार के सत्य को प्रतिपादित कर रहे हैं और किस किस माध्यम से। अब फूको ने एक सवाल पूछा कि क्या पावर रिलेशंस की कोई कॉमन हिस्ट्री भी है। मित्रों, जब हम फूको के साहित्य की बात करते हैं तो उसमें कुछ कंसेप्ट, हालांकि इतना समय नहीं है कि इन कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सके, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम इनको इंट्रोड्यूस कर दूं कि अगर आपका इस लेक्चर को सुन के फूको में इंटरेस्ट जगा तो फिर आप फूको को पढ़ सकते हैं, उस पर कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं आप, और इंटरनेट पे लाइब्रेरी में जाके और साहित्य निकाल सकते हैं और इन चीज़ों को गहराई से समझ सकते हैं। उसके की कंसेप्ट हैं बायोपॉलिटिक्स, और बायोपॉलिटिक्स इस बात से संबंधित है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारें या जो सत्ता में हैं वो लोग किस प्रकार की नीतियां बनाते हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज हेल्थ की क्रिएट करते हैं, लॉन्गेविटी और हेल्थ के बारे में उनकी पॉलिसी प्रोग्राम्स क्या है, कितना खर्चा करते हैं, किस पैथी को वो मान्यता देते हैं, और मनुष्य की देह और मनुष्य के मन को देखने के उनके तरीके क्या हैं। जैसे फूको ने ये एग्जाम्पल नहीं दी, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि किस प्रकार से सरकारें तय करती हैं कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन स्वस्थ होगा। ये सरकार के हाथ में है कि वो इन्फेक्शन डिजीज पे ज्यादा खर्चा करे, ज्यादा ध्यान दे, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, उन पे ज्यादा ध्यान दें, या दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान। यदि हम ऐसी पॉलिसीज अपनाते हैं जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम, पैसा तो उतना ही है, ऐसा ये भी एक मान्यता है, पैसा तो उतना ही, तो जब पैसा उतना ही है तो सरकारें मैटरनल मॉर्टेलिटी रिड्यूस करने पे खर्च कर सकती हैं। सरकारें कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक, इन चीजों को की रोकथाम और इनसे डील करने के की सुविधाएं अधिक प्रोवाइड कर सकती हैं। और सरकारें इन्फेक्शन डिजीजेस को कंट्रोल कर, और बच्चों की जिन कारणों से आज भी शिशु मृत्यु दर हमारे देश में अपेक्षाकृत अधिक है, उनको नियंत्रित कर सकती है, पोषण पर ध्यान दे सकती है, और क्षेत्रीय असंतुलन पर ध्यान दे सकती है। तो सरकार के किस प्रकार के आंकड़े हैं, कैसी उनकी नीतियां हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं वो तैयार कर रही हैं, किस किस पैथीज को वो एनकरेज कर रही हैं, और डॉक्टर पेशेंट के किस प्रकार के संबंधों को स्थापित करती है, या ये हमको बताती है कि यही संबंध संभव है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बायोपॉलिटिक्स, तो ये सब ये तय करता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, और किसको कैसे नियंत्रण में रखें। आप बच्चों पे ध्यान देंगे, महिलाओं पे ध्यान देंगे, बूढ़ों पे ध्यान देंगे, सब पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमारे समाज को रेगुलेट करती है। बायोपॉलिटिक्स, गवर्नमेंटैलिटी,
मनुष्य पर किस तरह से नियंत्रण रखना है। जैसे दंड के माध्यम से हो सकता है, अनुशासन के माध्यम से हो सकता है, और पुलिस के माध्यम से हो सकता है, मॉरल रूल्स के नए नए प्रकारों से हो सकता है। तो कैसे मनुष्य को गवर्न करना, आज का मनुष्य पूरी तरह से सत्ता के अनुशासन में है। और ये अनुशासन कैसा, इसका रूप क्या है, इस अनुशासन को ठीक से गहराई से समझने के लिए फूको ने प्रयत्न किया। पावर और नॉलेज के संबंध, नॉलेज इज पावर, कंडीशंस गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, जो जिसको हम समझते हैं सत्य, वो एकमात्र सत्य की समझ नहीं है। जिसको हम समझते हैं गलत, वो एकमात्र समझ नहीं है। लेकिन वो समझ जो आज प्रिविलेंट है, जो एक बड़े वर्ग में जो समझ प्रचलित है, उसके पीछे, उस नॉलेज के पीछे एक खास किस्म की पावर की जीनियोलॉजी, ये फूको कहना चाहता। और फूको कहना चाहता जब सत्य खत्म हो गया तो फिर बचा क्या? सत्य के संबंध में संवाद बचे। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग धर्म, अलग अलग किस्म के लोग, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, हेट्रोसेक्सुअल्स, होमोसेक्सुअल्स, जो विकास में आगे बढ़ गए, जो पूंजीपति हैं, जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, और जो पीछे रह गए या जो गरीब हैं, उन सब की अलग अलग प्रकार की समझ या डिस्कोर्स या संवाद, वो अलग अलग समझ के तरीके रहते हैं। तो इसीलिए आजकल हमें आपस में अलग वर्ग के लोगों से संवाद स्थापित करने में दिक्कत भी आती है, डायलॉग्स में दिक्कत भी आती है, क्योंकि हम लोगों की मूल मान्यताएं इतनी अलग हो गई हैं। डॉक्टर की समझ और पेशेंट की समझ, पेशेंट अपने बारे में ज्यादा चिंतित रहता है, डॉक्टर अपने पेशे के नियमों के बारे में ज्यादा चिंतित रहता है। इतना अलग किस्म का डिस्कोर्स दोनों का है। देन एंड नाउ पावर की अपनी जीनियोलॉजी, उसकी वंशावली, उसका पुरातात्विक ज्ञान, पहले क्या था और आज क्या है। फूको फूको का एक्चुअली चिंतन शुरू ही यहाँ से हुआ कि पहले मनुष्य को कैसे नियंत्रण में लिया जाता था, दंड के माध्यम से। आज दंड का सौम्यीकरण करके उसको ज्ञान और अनुशासन के माध्यम से, आज उसको प्लानिंग के माध्यम से, उसको कि हम मनुष्य के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे एक डिस्कोर्स के माध्यम से हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसे डिस्कोर्स के माध्यम से हम उसको नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीनियोलॉजी का मतलब है कि स्वयं, अपनी अस्मिता, अपनी देह और अपने ज्ञान, और हमारे फिर आउटर एक्शन, हमारे जो व्यवहार हैं, ये हमारा आंतरिक चिंतन और हमारे बाह्य व्यवहार, उनके संबंध किस प्रकार के हैं। वर्तमान में स्थित नियमों, व्यवहारों और संस्थाओं की ऐतिहासिक समझ, और एक गर्जना कि वे अपरिहार्य नहीं है। आज हम जिन चीजों को सत्य मानते हैं, ये हो सकता है और होगा कि कल का मनुष्य उन चीजों को सत्य नहीं मानेगा। पहले के लोगों के सत्य कुछ और थे। यहाँ तक कि विज्ञान के क्षेत्र में भी जिन चीजों को सत्य माना जाता है, वो बदलती रही है। छोटी छोटी बातें, जैसे कि पृथ्वी स्थिर है या सूर्य स्थिर है, ऐसी मान्यताएं भी बदलती रही। और मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू से फिर किस तरह से क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ, स्ट्रिंग थ्योरी का जन्म हुआ, और कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि कल के वैज्ञानिक
इसी क्वांटम थ्योरी, इसी क्वांटम फिजिक्स और इसी स्ट्रिंग थ्योरी में बिलीव करेंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए कि एकदम नए किस्म का चिंतन शुरू हो जाए और कुछ ऐसी थ्योरीज डेवलप हो जाए जो उस समय के जो वैज्ञानिक समुदाय होंगे उनके लिए मुख्य रूप से मान्य सिद्धांत होंगे। Evaluating and understanding the present for discrediting the unjustified claims of the authority. ये फूको का उद्देश्य है कि सत्ता के अनुचित दावों के प्रति संदेह। सत्ता कह रही है कि विकास की दिशा ये होनी चाहिए, ये उसके तरीके हैं, और किस प्रकार से सत्ता कहती है कि हम पूरे राष्ट्र या पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ जैसे आजकल एक स्थायी विकास का कंसेप्ट चला है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस और डिफरेंट कंट्रीज की सत्ताएं, सरकारें उसको कैसे प्रमोट कर रही हैं। तो उससे किस प्रकार के विकास संबंधी दावे निकल के आते, और वो दावे मनुष्य और सत्ता में क्या संबंध है, किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाएं, किस प्रकार की रिसर्च प्रमोट की जाए, कैसे हमारी धार्मिक मान्यताएं विकास के कंसेप्ट पर प्रभावित होती हैं, और उल्टा भी है कि कैसे हमारी धार्मिक मान्यताएं विकास संबंधी चीजों को, विकास संबंधी चिंतन को प्रभावित करती है। एक ही धर्म सही है या हम एक प्रकार के मल्टी रिलीजियोसिटी को सही मानते हैं, एक धर्म के हिसाब से दूसरे धर्म का स्वरूप। ये डिस्कोर्स है, एक तरह का डिस्कोर्स, और एक डिस्कोर्स को दूसरे डिस्कोर्स के माध्यम से न तो एक्सेप्ट किया जा सकता न रिजेक्ट किया जा सकता। आंकड़ों के हिसाब से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, तथ्यों के आधार पर ये सिद्ध नहीं कर सकते कि कौन सी धार्मिक मान्यताएं, कौन सी सामाजिक मान्यताएं और लिंग संबंधी व्यवहार और मान्यताएं सही हैं या गलत हैं। अलग अलग संवादों में, अलग अलग डिस्कोर्स में उनके अलग अलग रिजेक्शंस और उनकी अलग अलग एक्सेप्टेंस देखने को आपको मिलता है। तो फूको कहता है जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनका विरोध करो, उनके खिलाफ चिल्लाओ। नगरीय समाज में किस प्रकार से मनुष्य पर निगरानी की जाती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। आज तो हमारे बारे में सरकार को लगभग सभी पता है, और जो और तथाकथित विकसित राष्ट्र उनमें तो और भी ज्यादा। सब सरकार को आपके बारे में सब कुछ मालूम है, आपके घर के बारे में, आपके माइग्रेशन के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी इनकम के सोर्सेज के बारे में। कुछ हद तक हमारे देश में भी ऐसा होता जा रहा है, और ये चीजें फिर हमारे व्यवहार को कैसे इनडायरेक्टली नियंत्रण में रखती। आज नियंत्रण में रखने के लिए उस प्रकार के दंड विधान की जरूरत नहीं है जो कि आज से 1000-2000 साल पहले विभिन्न राज्यों में, देशों में और धर्माधिकारियों द्वारा दिए गए। एक बड़ा सेंट्रल कंसेप्ट है मिशेल फूको में, पैनोप्टिकन। जेरेमी बेंथम का ये 18वीं शताब्दी का कंसेप्ट है। ये एक दार्शनिक था, और उसने एक ऐसी जेल का डिजाइन किया था जिसमें कि जो कंट्रोलर है, जो नियंत्रक है, उसकी निगाह सब कैदियों पे हमेशा रह सकती, जबकि कोई भी कैदी उस नियंत्रक को नहीं देख सकता। तो मित्रों, फूको के हिसाब से आज हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसा कि पैनोप्टिकॉन में किसी कैदी, समाज को हमारे बारे में, सरकार को हमारे बारे में सब कुछ पता है, विशेषज्ञों को हमारे बारे में सब कुछ पता है, मनोचिकित्सक को हमारे बारे में सब कुछ पता है, और एक किसी भी प्रकार का ज्ञान
वो ज्ञान समाज विज्ञान का हो, विज्ञान का हो, धर्म का हो, जैसे राजनीति का हो, तो जो सत्ता में है उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, हम उन लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। और ये जो इंटेलेक्चुअल सर्विलेंस, ये ज्ञान की मदद से, मान्यताओं की मदद से जो हम पर नियंत्रण रखा जा रहा है, हमारी निगरानी की जा रही है, ये सभी संस्थाओं में, परिवार में, आर्थिक संस्थाओं में, मनोरंजन में, संस्कृति में, धर्म में, शिक्षा में, सब जगह ये उपस्थित है। तो ये सारी चीजें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, वो सब हमको गुलाम बना के रखे। ये अलग किस्म की गुलामी है। उस दास प्रथा में एक किस्म की गुलामी थी, और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक किस्म की गुलामी थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक किस्म की गुलामी थी, और हमारे समाज में, आधुनिक समाज में, एक अलग किस्म की गुलामी है जो दिखती नहीं है और छुपी हुई है। फूको उस छुपी हुई गुलामी को हमारे सामने रखना चाहता था और हमसे कहता था कि इसका प्रतिरोध करो। लेकिन वो खुल के कुछ बात इसलिए कह भी नहीं पा रहा क्योंकि उसने तो ये कह दिया कि वो ऐसी कोई कॉमन, एक ऐसा कोई सामान्य सूत्र नहीं हो सकता जिससे मनुष्य की सभी पूरे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके या उसकी गुलामी से मुक्ति मिल सके। क्योंकि आज सोचने के इतने प्रकार हो गए और आप अपने प्रकारों में ही सोच पाते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो गलत लगता है और जो पावर के, जो सत्ता में है, उसको अपने अपने ढंग से उसका प्रतिकार कर। एक बहुत अच्छी बात उसने कही, ये मैंने उसका कोट, ये जो अनुवाद से, उसके इंग्लिश अनुवाद से पढ़ा था, वो मैंने इंग्लिश में ऐसे का ऐसा ही रख दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उतना अच्छा इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, कि इट शुड नेवर बी फॉरगेटन, भूलिए मत, दैट वाइल कॉलोनाइजेशन, यूरोप ने, अमेरिका ने जो विकासशील देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो with its techniques and its political and juridical weapons, न्याय व्यवस्था के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से, obviously transported European models to other continents। तो उन जैसे जैसे ये विकासशील देश गुलाम होते गए, तो वैसे वैसे जो तथाकथित साम्राज्यवादी और विकसित देश थे, उनके सोचने के, उनके शिक्षा संबंधी चिंतन, राजनीति संबंधी चिंतन, धर्म संबंधी चिंतन, वो भी इन कॉलोनियल सोसाइटीज को प्रभावित करने लगे। तो हमारे विचारों का पश्चिमीकरण हो गया, हमारी सभ्यता संस्कृति का पश्चिमीकरण हो गया। लेकिन इसका एक बूमरैंग इफेक्ट भी था। बूमरैंग इफेक्ट माने उल्टा असर भी हुआ। उल्टा असर ये हुआ कि जो जिन उपकरणों को, संस्थाओं को और सत्ता के तरीकों को साम्राज्यवादियों ने कॉलोनीज में अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रयोग किया, वो धीरे धीरे उनके अपने देशों, अपने समाज में भी आ गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर भी एक कॉलोनाइजेशन पैदा हो, जो कॉलोनाइजेशन, जो जैसे ब्रिटेन और भारत के संबंध में अगर आप कॉलोनाइजेशन की बात करें, तो भारत तो कॉलोनाइज हुआ ही, लेकिन जो कॉलोनाइजेशन के तरीके ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनाइज करने के लिए इस्तेमाल किए, वो उन तरीकों की वजह से ब्रिटेन के अंदर भी एक किस्म के उपनिवेशवाद पैदा हो गए। वहां भी इस प्रकार के वर्ग बन गए, इस प्रकार का द्वंद्व उपस्थित हो गया और इस प्रकार की मान्यताएं उपस्थित हो गई। फूको ने प्री मॉडर्न और मॉडर्न क्राइम और पनिशमेंट के आधुनिकता पूर्व
और आधुनिकता पश्चात के तरीकों का अध्ययन किया। कैसे पब्लिक डिस्प्ले से हम आज पब्लिक ऑर्डर के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं। कैसे आज अपराध के स्थान पर अपराधी और अपराधी को समझने की कोशिश की जा रही है। आज उतना ध्यान अपराध पे नहीं है जितना अपराधी पर है। अपराधी की बैकग्राउंड क्या है, उसका वातावरण क्या, उसकी हेरिडिटी क्या, उसकी अनुवांशिकता क्या है, उसके माता पिता कौन थे, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, वगैरह वगैरह। समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक ये सब काम कर रहे हैं। आज जज जो कोर्ट्स हैं उनमें जजों की भूमिका बदल रही है। जैसे आज का डॉक्टर पूरी तरह से टेस्ट रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट हो गया है, उसी तरह साइकियाट्रिस्ट, जजेस, ये सब भी बदल रहे हैं। आज का जज साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स क्या कहती है, पेरोल बोर्ड क्या कहता है, सोशल वर्कर क्या कहते हैं, मनुष्य के सुधार के क्या नियम है, सत्ता क्या कहती है इस बारे में, इन सब चीजों के आधार पे ही जजेस का निर्णय होता है। आज ऐसा नहीं किसी ने ऐसा अपराध किया हो तो उसकी सजा यही हो जाएगी। सजा क्या होगी ये एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करता है, साइकियाट्रिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सिद्ध कर सकें कि किसी मनुष्य ने मर्डर पागलपन की अवस्था में किया तो जजेज एक किस्म का डिसीजन लेंगे। और अगर ये कहा जाए कि नहीं, मनुष्य अपनी चेतनावस्था में था जब उसने मर्डर किया, इसी तरह से मर्डर कहाँ हुआ, उसके तरीके क्या थे, बहुत सारी चीजों पर यानी कि एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट, पेरोल बोर्ड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सोशल वर्कर्स, इन सब पे जजेस का निर्णय निर्भर करता है। और आज रेट्रीब्यूशन की बजाय हम रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। फूको की चिंता इस बात की है कि ठीक है, हम पुनर्स्थापन और रिफॉर्म्स, उसके संशोधन की बात तो करते हैं मनुष्य, लेकिन इन्हीं बातों में उस पर नियंत्रण कहीं ना कहीं शामिल है। तो मनुष्य स्वतंत्र तो नहीं, केवल परतंत्रता के प्रकार बदल रहे हैं। आज हम पनिशमेंट की जेंटलर साइड, यानी कि दंड के सौम्यीकरण के माध्यम से पूरे समाज पर नियंत्रण कर। फूको का मेथड क्या था? फूको का मेथड है कि चीजों को डिस्कोर्सेस के रूप में देखें। लैंग्वेज है, जो कहा गया उसकी समझ क्या है, लॉजिक ऑफ आर्गुमेंट क्या है, किस तरह से सत्य को प्रूव किया जाता है, और उसके पीछे दार्शनिक और निरीक्षण संबंधी मान्यताएं कैसी, जिसको कॉस्मोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी, ये सब उन अलग अलग डिस्कोर्सेज में ये सब अलग अलग। और निरीक्षण कैसे करेंगे, निरीक्षण की विधियां भी उस डिस्कोर्स का हिस्सा है। अगर उनको समझना है कि उनकी सापेक्षिकता को समझना है तो पहले किस प्रकार के तरीके, पहले किस प्रकार की मान्यताएं थी, पहले किस प्रकार की ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी थी और आज कैसी है, उनको कंपेयर करना पड़ेगा। और अलग अलग डिस्कोर्सेज में वो क्या हैं उसको देखना पड़ेगा। फूको ने कहा कि देखो कि इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ, यानी कि औद्योगिक वैज्ञानिक क्रांति के साथ डिस्कोर्सेज पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े, चाहे वो डिस्कोर्स परिवार के बारे में हो, किनशिप के बारे में हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के, धर्म के, और मानव कल्याण के, और कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के, मीडिया के, उनमें किस किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ए डिस्कोर्स इज सेल्फ एविडेंट एंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड। संवाद की स्वयं स्पष्टता उसे अन्य संवादीय तथ्यों के आधार पर नहीं निरस्त किया जा सकता। फूको ने अपने विचारों को हेल्थ की स्टडीज में अप्लाई किया। उसने हॉस्पिटल
की स्टडी की। और एक बहुत जैसे हेल्थ में आपने देखा है, आप लोग इसको भुगतते भी हैं और व्यवहार में लाते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी हेल्थ, हमारे बहुत सारे हेल्थ सिस्टम्स है, यूनानी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, शिरोप्रैक्टिक प्रैक्टिसेस हैं। और इन सब में रोग और रोगी के अलग अलग कंसेप्चुलाइजेशन, उनकी अलग अलग अवधारणाएं और ट्रीटमेंट की अलग अलग अवधारणाएं। जो कंजर्वेटिव मेडिसिन है या जो एलोपैथी है, वो होम्योपैथी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। और ये आइडिया कि जितनी हम दवा की मात्रा को अनुपस्थित करते चले जाएंगे उतना ही वो अधिक प्रभावी हो जाएगी, साइंस की तो समझ से बाहर, एलोपैथी इसको समझ ही नहीं सकती। तो होम्योपैथी एक डिस्कोर्स है, साइंस एलोपैथिक या कंजर्वेटिव मेडिसिन एक डिस्कोर्स है, आयुर्वेद वात पित्त कफ का एक डिस्कोर्स है, यूनानी अलग डिस्कोर्स। और ये सारे डिस्कोर्सेज हैं, एक डिस्कोर्स दूसरे को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा संभव नहीं है कि होम्योपैथी एलोपैथी को रिजेक्ट कर दे या साइंटिफिक मेडिसिन या एलोपैथी होम्योपैथी के डिस्कोर्स को रिजेक्ट कर दे। और आज का आदमी फिर व्यवहारिक तौर पे सबका अपने ढंग से, अपने डिस्कोर्स के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के चलने की कोशिश करता है। आज के डॉक्टर से पुराना जो डॉक्टर तो वैद्य था, तो वैद्य जो है वो रोगी की चिंता करता है। आज के जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसे रोगी की चिंता उतनी नहीं है, उसको चिंता इस बात की है कि वो मेडिकल की जो उसकी नॉलेज है उसको ठीक से अप्लाई कर रहा है या नहीं। कोई गड़बड़ हो गई, मान लो रोगी मर गया, तो डॉक्टर अपने को ये सिद्ध कर सके कोर्ट में या हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने या जहां भी आवश्यक हो, डॉक्टर ये अपने को सिद्ध कर सके कि जो मेडिकल नॉलेज है और जो मेडिकल नॉलेज की प्रैक्टिस के नॉर्म्स है वो उसने सही तरीके से फॉलो किया। तो देख कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, इट चेंज ऑफ डिस्कोर्स है। चेंज ऑफ डिस्कोर्स है कि डॉक्टर को जैसे एक जज को, आज एक जज को एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, ऐसे डॉक्टर को पैथोलॉजिकल और दूसरे टेस्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। अब वो जमाना चला गया कि आपकी नाड़ी देखकर या आपका चेहरा देख के डॉक्टर ये तय करेगा कि क्या दवा दे। पहले वो टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कैंसर की संभावना है तो अलग टेस्ट है, किडनी प्रॉब्लम्स की संभावनाएं हैं तो अलग टेस्ट है। अधिक से अधिक वो ये करेगा कि सारी संभावनाओं को नकारने की कोशिश करेगा और आपसे कहेगा ये सारे टेस्ट कराओ। और उन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होंगी उनको देखते हुए वो जो आपकी फाइल में लिखेगा, तो वो ऐसी बातें लिखेगा जिससे वो स्वयं सुरक्षित है। डॉक्टर अपने को सुरक्षित, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में अपने को सुरक्षित, तो ये नॉलेज और नॉर्म्स के हिसाब से वो अपने को सुरक्षित कर रहा है, वास्तव में उसको रोगी की चिंता नहीं है। ये हेल्थ के फील्ड में फूको ने इधर हमारा ध्यान दिलाया। तो और इसको अगर आप एक मेटाफर के रूप में लें, रूपक के रूप में लें, तो किसी भी क्षेत्र में जो सत्ताधारी है वो अपने ज्ञान और उनसे जो आशा की जाती है उनके डिस्कोर्स, अन्य लोगों के डिस्कोर्स में नहीं, रोगियों का डिस्कोर्स। एक साइकियाट्रिस्ट के लिए साइकियाट्रिस्ट का डिस्कोर्स इंपॉर्टेंट। पागल जिसको हम कहते हैं वो क्या चाहता है, या जो मनोरोगी है वो क्या चाहता है, या सामान्य व्यक्ति क्या अपेक्षा रखता है मनोचिकित्सक, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। A specialist is more powerful than a generalist. A doctor is more powerful than a nurse. तो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, ये ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत। हो सकता है कई बार नर्स को ऐसी बात कहे कि जो, और व्यवहार में देखने में भी आता है कि कई बार मरीज और उसके घर वाले नर्स की राय अधिक सही समझ के कुछ निर्णय लेते हैं और वो निर्णय मरीज के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाता है।
लेकिन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर इज मोर पावरफुल देन ए जनरलिस्ट, ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और डॉक्टर इज मोर पावरफुल देन ए नर्स. In matters of health and body, people are variously influenced by knowledge, media, religion, norms and politics, जो हम सबको रेगुलेट करती है. और through them, knowledge governs individuals. मॉडर्न सोसाइटी में पावर कम्युनिटी में नहीं होती, क्लास में भी नहीं होती, इट इज एवरीवेयर. और ये डिस्कोर्स से भी है. और जैसे पैनोप्टिकन का सिद्धांत था, तो डॉक्टर्स कैन सी द पेशेंट. डॉक्टर्स आर लाइक जेल के नियंत्रक की तरह से हैं, जो रोगी के बारे में सब कुछ जानने का उन्हें अधिकार है. लेकिन पेशेंट को ये जानने का अधिकार नहीं है कि डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है. अगर कई बार अगर मरीज को ये पता हो कि डॉक्टर अपनी मेडिकल नॉलेज और अपनी नैतिकता, मेडिकल नैतिकता के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो अभी पेशेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेशेंट को यह अधिकार ही नहीं है कि वो डॉक्टर के बारे में कुछ समझे. डॉक्टर को अधिकार है कि रोगी के बारे में सब कुछ समझे. तो ये सत्ता की रिलेशनशिप है. और ये सत्ता की रिलेशनशिप सब जगह है. परिवार में भी है, किसको अधिकार है कि वो दूसरे के बारे में सब कुछ जान ले, सब कुछ देख ले और उसे नियंत्रित कर सके. धर्म में भी, और इंडस्ट्री में भी है, सर्विसेज में भी है, एनजीओज में भी है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, सब जगह. फूको ने कहा कि इस सत्ता को समझो, उसकी मान्यताओं को समझो और उनका विरोध करो. और फूको का जो क्रांतिकारी है वो है जो ये प्रभावशाली संवाद परिवार में, संस्कृति में, धर्म में, शिक्षा में, ज्ञान के डिस्कोर्स में जो हर जगह छाए हुए हैं, उनका अपने अपने ढंग से विरोध करता है. तो एक तरह से देखा जाए तो वो मरीज, वो रोगी जो डॉक्टर की बात को नहीं मानता, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैंसर हो गया है और तुम एक ही महीने के मेहमान और हो, और या डॉक्टर कहता है कि तुम्हें हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम है और अगर तुम ऑपरेशन नहीं कराओगे तो तुम 1-2 महीने से ज्यादा नहीं बचो. और वो पेशेंट कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाबा रामदेव के यहाँ पतंजलि आश्रम में जा रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग कैंसर में और हार्ट प्रॉब्लम से, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और जाके प्राणायाम किया और वो ठीक हो गए, अभी भी ठीक है. ये क्रांतिकारी. मेरे इस लेक्चर का अर्थ आप ये न समझिए कि मैं रामदेव बाबा का समर्थन कर रहा हूँ और डॉक्टरों का विरोध कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ ये अलग अलग डिस्कोर्सेज, और एक डिस्कोर्स के अंदर सत्ताधारी या जो पावरफुल वर्ग या व्यक्ति हैं, उनकी बात का विरोध करना ये क्रांति. फूको की क्रांति यही. फूको ने उल्लेखनीय काम या जो विशिष्ट उसके काम है, तो कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हॉस्पिटल का जन्म हुआ और हॉस्पिटल की मान्यताओं का जन्म हुआ, शरीर से संबंधी मेडिकल साइंस की क्या मॉडर्न समझ है, कार्टेशियन व्यू ऑफ द बॉडी, और कैसे वो देह को और मनुष्य के माइंड को, मन को, मस्तिष्क को कैसे वो सेपरेट करते हैं और कई बार जोड़ते भी हैं. ये भी मानते हैं कि अगर कोई मनुष्य डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे मनोरोगों से ग्रसित है, तो इस प्रकार के उसको कंपाउंड देने से, इस प्रकार की दवा देने से, इस प्रकार के फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करने से उसकी मनोदशा में सुधार हो जाएगा. तो ये सब चिंतन पे फूको की दृष्टि गई. आज
प्रायोरिटी ऑफ फिजिकल बायोकेमिकल जीव रसायन संरचना और विश्लेषण पर एक्सपर्ट का अधिक ध्यान होना, परीक्षणों पर आधारित और शारीरिक स्थिति के भौतिक कारणों पर ध्यान, न कि बीमार स्त्री या पुरुष पर। टोटलिटी खत्म होगी, साइंस से टोटलिटी खत्म। और इसीलिए साइड इफेक्ट्स की बात आती है कि डॉक्टर जो परीक्षण के आधार पर और शारीरिक स्थिति के भौतिक कार्टिजन व्यू ऑफ बॉडी, जिसको ने कहा, भौतिक कारणों पर ध्यान देके उन भौतिक कारणों की जो लेबोरेटरी की समझ है, जो मेडिकल साइंस की समझ है, उस समझ के आधार पे आपको दवा देता है। उसका आपके ऊपर सर्वांगीण रूप से क्या प्रभाव होगा या उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उस पे उसकी निगाह नहीं है। The patient must succumb to doctor's examination and medical inferences and must not refuse treatment. तो जैसे एक रोगी है तो उसे डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से एक आम नागरिक को आज सत्ताधारी वर्ग के विकास, धर्म, नैतिकता, शिक्षा संबंधी मॉडल्स के विरोध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फूको चाहता है कि आप विरोध कैसे करें, ये आप निर्धारित करें, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, किस किस क्षेत्र में करेंगे। तो इसके बारे में कोई पर्चा लिख के फूको ने नहीं दिया, कोई प्रेस्क्रिप्शन। अब फूको की जो सीमाएं हैं उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालें। कई लोगों को लगता है कि चूंकि फूको समस्याओं के पीछे छुपे हुए विचारों का गहन अध्ययन तो करता है और बहुत सी नई बातें बताता है जो सत्ता के कारणों तक पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन वो कोई विकल्प नहीं देता। तो इस तरह से मिशेल फूको का जो दर्शन है वो निराशा का पोषक है। फूको ये तो कहता है कि मनुष्य मर गया, मनुष्य पर एक संकट छाया हुआ है, पर उसका कोई विकल्प पेश नहीं करता। जैसे दूसरे तमाम लोग, जैसे कार्ल मार्क्स ने एक विकल्प दिया, गांधी ने एक विकल्प दिया, हमारे देश में बहुत सारे विकल्प ऐसे आए, लोहिया के विकल्प थे। ये पॉजिटिव थिंकर से एक तरह से कोई दिशा बताते हैं कि ऐसा करो। नेहरू एक पॉजिटिव थिंकर है, गांधी एक पॉजिटिव थिंकर है, लेकिन फूको उस तरह का पॉजिटिव थिंकर नहीं है। वो आपके ऊपर छोड़ता है कि आपको आप और आपके इंस्टीट्यूशन में एक विशेष प्रकार का संबंध है सत्ता का, और आप फंस गए हैं। आपको इसका विरोध करना, और विरोध करने का तरीका ये कि वो मान्यताएं और वो ज्ञान सत्य संबंधी भी अवधारणाएं जिन पे ये सत्ता निर्भर करती है, उनका विरोध करना है। थोड़ा बहुत आदर्शवादी बात है, उदारवादी भी है, किंतु जटिल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फूको ने किसी नई राजनीति को जन्म दिया। फूको की राजनीति एक उच्छृंखल राजनीति, और इसमें सभी प्रकार के प्रतिरोध की स्वीकार्यता है। आप अपने ढंग से, अपनी परिस्थितियों में, अपने डिस्कोर्स में, अपनी समझ, आपकी जो समझ है सत्य की और सत्ता की, उसके हिसाब से प्रतिरोध करते हैं और करें। और जैसा कि चॉम्स्की ने कहा, इसमें यूनिवर्सल मॉरलिटी या सार्वजनीन नैतिकता की संभावना ही नहीं है। अगर आप फूको को मानते हैं, फूको ने तो पहले ही कह दिया कि मैन इज डेड। सार्वजनीन, सबका भला करने वाला, सर्वोदय स्थापित करने वाला, समान समाज स्थापित करने वाला, ऐसा विचार आज असंभव है, ऐसा उसने पहले ही कह दिया। अलग अलग डिस्कोर्सेज हैं जो अलग अलग किस्म के लोगों को सत्ता में लाते हैं।
और उन डिस्कोर्सेस को आंकड़ों के या तथ्यों के या निरीक्षण के माध्यम से एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी नहीं किया। आपको न कोऑर्डिनेट कर सकते न फॉल्सिफाई कर सकते, अलग अलग डिस्कोर्सेस हैं। अंत में मैं फूको का एक फूको के ऊपर एक कोट देना चाहता हूं। फूको रोट बिफोर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत एम्पायर। फूको की एक सीमाएं ये भी हैं कि फूको मर गया और बहुत सारी चीजें जो आज के हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं वो उस समय नहीं थी। जैसे फूको ने तब लिखा जबकि सोवियत एम्पायर का कोलैप्स नहीं हुआ था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित नहीं हुआ था, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, इंटरनेट का जन्म नहीं हुआ था, जीनोम प्रोजेक्ट नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं थी। हो सकता है, वी डू नॉट नो, पता नहीं, आज ग्लोबल वार्मिंग के डिस्कोर्स की लाइट में फूको हो सकता है अपनी कुछ बातों को मॉडिफाई करता है और वो कहता है कि मनुष्य को वापस लाया जा सकता है, ऐसे ऐसे करने से मनुष्य वापस आ सकता है। लेकिन ये थे नहीं उसके बारे में, ये इस तरह के विचार थे नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं तब, और प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस ऑफ एम्ब्रायो ये थी नहीं उसके पास। फार्माकोजेनोमिक्स का उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो बहुत सारे जो आधुनिक चीजें हैं, ज्ञान की उपकरण हैं और प्रयोग हैं, वो उसके समय में नहीं थे। तो ये भी एक सीमा है कि ये सब चीजें अगर उस समय हो गई होती, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फूको HIV से उसकी डेथ हुई, नॉन होमोसेक्सुअल था, कलंकित था, तो लेकिन उस समय तो टेस्ट ही नहीं थे, टेस्टिंग ही उसके मरने के 1-2 साल बाद पैदा हुई। तो मित्रों, ये कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने फूको के बारे में आपके साथ शेयर की, और अंत में और बहुत संक्षेप में मैं कहूँ तो ये कि फूको के जो 2-3 बड़े कंट्रीब्यूशन योगदान थे समाजशास्त्र में, एक तो ये कि सत्ताधारी और जिसके पास सत्ता नहीं है, शक्तिहीन, सत्ताधारी और शक्तिहीन, उनके संबंध ऐसे कैसे, कुछ लोग सत्ता में है, कुछ लोग शक्ति, और जो उसके पीछे ये अगर आप इस सत्ता से लड़ना चाहें तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो सत्ता, उसके पास एक आर्मी है, उसके पास एक एपरेटस है, ब्यूरोक्रेसी है, ऑर्डर है, वो तो है, लेकिन आप उसका विरोध मात्र करके उससे लड़ाई नहीं कर सकते, बल्कि वो सत्य संबंधी मान्यताएं जो वो स्थापित कर रही है, वो सत्ता सत्य के संबंध में जो मान्यताएं स्थापित कर रही है, और जो सत्ताधारी और सत्ताहीन अशक्त लोग, उन सब की कॉमन मान्यताएं बन गई या उनके बारे में अलग अलग प्रकार के संवाद हैं। तो उनको समझ के और उसका प्रतिरोध करके ही वो संभव है। सत्ता को आप सीधे संघर्ष के माध्यम से, स्ट्रगल के माध्यम से, क्लास स्ट्रगल के माध्यम से सीधे सीधे आज नहीं हटा सकते, उसे कमजोर नहीं कर सकते, उसकी मान्यताओं पर अटैक करना पड़ेगा। दूसरे, उसका ये आइडिया कि आज जब सत्य नहीं है, सत्य के सिर्फ इंटरप्रिटेशन, तो ये एक ऐसी मान्यता है जो लगभग सभी पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स में पाई जाती है कि सत्य के इंटरप्रिटेशन, बहुत पहले बेक ने ऐसी बात कही थी कि सत्य के इंटरप्रिटेशंस रह गए, तो सत्य के इंटरप्रिटेशंस रह गए, और वो इंटरप्रिटेशंस
डिफरेंट डिस्कोर्सेस से जुड़े हुए हैं, जिनको निरीक्षण या आंकड़ों या तथ्यों के माध्यम से न तो हम कोरोबोरेट कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं। आप किसी एक डिस्कोर्स में रहते हैं, या तो आपका डिस्कोर्स ऐसा है जो अशक्त लोगों का डिस्कोर्स है, या एक ऐसा डिस्कोर्स है जो सत्ताधारियों का डिस्कोर्स है। और जो फूको में ये हो सकता था, फूको में ही इस बात की संभावना थी कि वो एक दबे कुचले कलंकित वंचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से इस समाज को, जो कि मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण से या सत्ताधारियों के दृष्टिकोण से एक बदलता हुआ और युक्ति संगत और विकासशील और कल्याणकारी समाज है, उसकी विसंगतियों को और उसके भद्देपन को देख सकते। तो हाँ, ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम लोग फूको को ठीक से, एक सीमा तक हम फूको को समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे लिए भी फूको को समझना मुश्किल हो जाएगा। फूको एक ऐसा व्यक्ति जो कलंकित रहा, फ्रांस से बार बार भागा और होमोफोबिया की वजह से वो कलंकित रहा, और उसने सत्ता के अलग अलग रूपों को देखा, उसके पीछे छुपे हुए डिस्कोर्सेस को देखा, और कैसे समाज के परिवर्तन, औद्योगिक समाज में कैसे सत्ता की जीनियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों के अंतर संबंध वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, और विशेषज्ञ, एक जज, एक डॉक्टर, एक जेल का नियंत्रक, एक रिफॉर्मिस्ट, उनकी सोच क्या है, और वो सोच जब तक बनी रहेगी तब तक मनुष्य पर सत्ता का नियंत्रण बना रहेगा। हमें मनुष्य तो उसके लिए कुछ रह ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मनुष्य का कंसेप्ट उसके लिए रिडंडेंट है, क्योंकि डिस्कोर्सेज आ गए और इतना इतना भेद मनुष्य के बीच में हो गया कि उसके लिए अब ये कल्पना करना कि मनुष्य के कल्याण के कुछ तरीके निकाले जा सकते हैं असंभव। ये उसकी सीमा भी है। मुझे आशा है कि आपको मिशेल फूको क्या कहना चाहता था इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया होगा, और अगर आप गहरे में जाना चाहते हैं तो फिर आप जो फूको ने लिखा उसको पढ़ना पड़ेगा, और जो दूसरे लोगों ने फूको के बारे में लिखा उसको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।